देखिए मोल कॉन्सेप्ट की DPP3 पार्ट 3 कुछ भी बोलो, ठीक है। मैं इसमें सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा ऑलमोस्ट। पहला क्वेश्चन, अल्मोनियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये कह रहा है ये 27 ग्राम है, ठीक। इसका 27 ग्राम इसके कितने के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। तो वेट पूछा है तो हमें पता है भाई इसके ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। तो भाई इसके ग्राम इक्विवेलेंट 17 अपॉन अल्मोनियम, इससे बनाएगा क्या Al2O3। अल्मोनियम आपको पता है +3 चार्ज आता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ भाई। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है 3 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट W ग्राम वेट मान लो, ठीक है, अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8 ग्राम। तो ये कट गया तो 3 इज इक्वल टू W अपॉन 24। तो W सीधे सीधे क्या आ गया 24 ग्राम। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। सेकेंड मेथड, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट से हो गया। अब देखो सेकेंड मेथड, अल्मोनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3। इसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 अल्मोनियम ये, इसमें क्या है कि 2 ग्राम अल्मोनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। इधर गिवन होता है, इधर आस्ड होता है। 2 ग्राम लिख रहा हूं, सॉरी, इधर गिवन इधर आस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल अल्मोनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो 1 मोल अल्मोनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3/2 मोल ऑक्सीजन के साथ। अल्मोनियम कितना दिया है 27 ग्राम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इतने मोल अल्मोनियम, सॉरी 1 मोल अल्मोनियम यानी 27 ग्राम, 3/2 मोल O2 बस, ठीक है। और मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ अल्मोनियम कितने दिए हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, 1 मोल दिया है यानी 3/2 मोल O2 चाहिए। तो वेट चाहिए, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो 3/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32। क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, मैं इसका 2 मोल नहीं, देखो बैलेंस ही गलत कर रहा हूं मैं। ये 6 ये 4 लिखना चाहिए था, ये देखो बैलेंसिंग गलत की थी मैंने, ये 4, ठीक है, वही गलत आ रहा था। तो क्या लिखूंगा, 4 मोल अल्मोनियम will react with 3 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल will react with 3/4 मोल। और मोल्स अल्मोनियम के कितने 1, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 3/4, 3/4 इंटू 16, ये 4 है, ये कितना आएगा 8, ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम। तो देखो इससे भी यही आया, इससे भी आया, इससे देखो इवन मेरा भी हल्का सा गलत हो गया, एक बार में सोचना पड़ा मुझे। क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि भाई बैलेंसिंग गलत कर दी थी। इस मेथड में क्या है, इतना शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल है, इसमें क्या पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरा, इथाइलिन क्या होती है भाई, C2H4। इसका कंप्लीट कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। वेट पूछा है
तो ये वाला मोल कंसेप्ट से करो भाई। इसमें बनता क्या, ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो बैलेंस करो, पहले कार्बन बैलेंस करो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने, 4 और यहाँ पे 2, 6। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3O2। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो बस ये बैलेंस हो गया। तो गिवन और इधर क्या लिखोगे, आस्क्ड। तो मैं क्या बोलूँगा, 1 मोल C2H4 विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल C2H4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3 मोल ऑक्सीजन के साथ। ठीक, इसके मोल्स कितने, 2.8 kg है, यानी 1000 अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट कितना हुआ, 24 और 4 28। तो ये कितना हुआ, 2800 अपॉन 28। तो ये कितने हुए, 100 मोल। तो इसके 100 मोल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 300 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 300 इंटू 32, 9600 ग्राम। ठीक है, 9600 ग्राम यानी कितना हो जाएगा, 9.6 kg। ठीक है भाई, थर्ड करा दिया था। अब देखो फोर्थ, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग। ये सब रिएक्शंस आपको जो होती जा रही याद करनी है। ये देगा, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये ऑन हीटिंग क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हीट करने पर क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक, अब पहले इसको बैलेंस करो, ये 2 है तो यहाँ 2 करा, ये H2 तो ये H2, इधर कार्बन 2, बैलेंस हो गया 6 6। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर भाई इनिशियली क्या था, ये 0.2 मोल था, कह रहा है पूरी तरह रिएक्ट कर जाए, तो रिएक्ट कितना करेगा, 0.2 मोल। तो ये फाइनल कितना बचेगा, 0। ठीक, तो ये 2 रिएक्ट करता तो 1 बनेगा, 1 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, आधा। तो 0.2 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा ये, यानी सोडियम कार्बोनेट कितना बनेगा, 0.1 मोल। ठीक है ना, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है बेरियम कार्बोनेट कितना बनेगा, प्रोड्यूस्ड कह रहा है, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डालोगे तो बनेगा बेरियम कार्बोनेट प्लस वाटर, बचा कुचा वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये एक्सेस में दे दिया है, तो ये दिया 0.205 मोल्स। इसको बस बैलेंस कर लो, यहाँ 2H है, यहाँ 2H है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, बस। ठीक है, कितना ये बनेगा भाई, ये इनिशियल ये था, ये वाला एक्सेस में है, ये कितना रिएक्ट करेगा, इतना ही रिएक्ट करेगा, तो फाइनल कितना बचेगा, ये 0। ये इतना रिएक्ट करेगा, ये 1 रिएक्ट करेगा तो 1 बनेगा, ये इतना रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा। ठीक है, 8वां भी मैं शायद करा चुका हूँ, एक मिनट रुकिए मैं देखूँ। आठवां करा चुका हूँ मैं, 9th भी करा चुका हूँ, 10th देखो, ये तो बहुत ही आसान है।
NaOH प्लस HCl, ये बेस, ये एसिड, एसिड प्लस बेस। ठीक है, एसिड प्लस बेस का हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस का हम क्या कर रहे हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, तो भाई N1V1 इक्वल टू N2V2, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, NaOH की नॉर्मलिटी क्या होगी, N फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू V1। इसकी नॉर्मलिटी भी नहीं दी है, N फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू V2। ठीक है, NaOH का N फैक्टर कितना है 1, मोलरिटी कितनी है 0.6। ठीक, इसका वॉल्यूम पूछा गया है, इसका N फैक्टर कितना है 1, मोलरिटी कितनी है 0.4, 30 ml दिया है, तो इधर ml है तो ये भी ml हो गया, तो बस डेसिमल हट गया, तो 6V इज इक्वल टू 120 ml। तो वॉल्यूम कितना हो गया 20 ml। अब देखो H3PO3 प्लस NaOH। H3PO3 क्या है भाई, एसिड, NaOH क्या है, बेस। इसका N फैक्टर कितना होता था, तो याद रखो, ये बहुत आसान तरीका बताया था आपको। अब तो खैर स्ट्रक्चर भी बता चुका हूं मैं। H3PO4, H3PO3, H3PO2। तो N फैक्टर ऑक्सीजन से एक कम कर लो, 4 ऑक्सीजन है तो 3 N फैक्टर, 3 ऑक्सीजन है तो 2 N फैक्टर, 2 ऑक्सीजन है तो 1 N फैक्टर। ऐसा क्यों होता है, इनके स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर में करा ही चुका हूं। ये देखो कितने H प्लस देगा एसिड, जो ऑक्सीजन से जुड़े होंगे, तो ये H3PO4 है, इसमें 3 ऑक्सीजन से जुड़े H, तो ये कितने H प्लस देगा 3, यानी इसका N फैक्टर कितना होगा 3। ठीक है, ये देखो H3PO3, इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, याद करो ये क्या है, ये है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में केवल फास्फोरस ऐसा ऑक्सी एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, तो इसमें 2 अटैच हैं, तो इसका N फैक्टर कितना हो सकता है 2, इसका N फैक्टर 3। H3PO2, ठीक है, तो ये क्या हो गया H3PO2, तो इसका N फैक्टर कितना हो गया 2। ठीक, अब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो N क्या होगा, N फैक्टर इंटू मोलरिटी, ये N फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो H3PO3, इसका N फैक्टर कितना है 2, मोलरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 20 ml। NaOH का N फैक्टर 1, मोलरिटी कितनी है 0.1, दोनों की सेम है, वॉल्यूम कितना है भाई V, तो बस 0.1 से 0.1 चला गया, वॉल्यूम कितना हो गया 40 ml। बस देखो 12th, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं HCl के साथ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है भाई, ये 25 ml है, ये 0.1 m दिया है, इसकी मोलरिटी नहीं दी है। पूछा है कि इसमें HCl डाला, जब डाल दिया तो जो टाइटर वैल्यू ऑफ 35 ml, तो मतलब जब दोनों को मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 35 ml। ठीक है,
दोनों को मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 35 ml, ये 25 ml है, तो ये कितना हो जाएगा 10 ml। ठीक है, तो बस फिर से इसका N1V1, इसका N2V2, तो इसका एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। इसका एन फैक्टर 2 है, मोलरिटी m है, वॉल्यूम 25 है, इसका एन फैक्टर 1 है, मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 10 है। ठीक, तो ये 10 इंटू 0.1 कितना हो गया 1 ही हो गया सीधे। तो m इंटू 50 इज इक्वल टू 1, m कितना हुआ 1/50, 0.02। थर्टीन्थ में करा चुका हूँ। ठीक है, 14th देखो, एसिड प्लस NaOH, इसको इसका 0.26 ग्राम न्यूट्रलाइज होता है किससे 20 ml 0.1 m NaOH। ठीक, तो बस इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसमें क्या लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अभी तक क्या था हम ml कर रहे थे, ml क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि इधर भी ml था इधर भी ml था। इस बार क्या हम ml कर पाएंगे, हम इस बार ml नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने इस फॉर्म में रखा है, इधर हमने किस में रखा है लीटर में, मतलब हमें NV के फॉर्म में। अगर इधर भी NV होता तो हम दोनों को लीटर लीटर रख लेते या दोनों को ml रख लेते। तो नॉर्मलिटी कितनी है इसकी भाई n फैक्टर 1 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये कितना हो गया 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 0.16, ये 0.063 ग्राम। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब सर आंसर तो आ नहीं रहा है, आंसर शायद देखो डी तो नहीं आ रहा है, आंसर डी आ रहा है। इस क्वेश्चन में कमी क्या है, ये या तो केजी में दे या फिर इसको लिखे 126 ग्राम, यहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए था। डेसिमल नहीं होगा तो ये 63 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बस डेसिमल नहीं होना चाहिए था। नहीं देखो डेसिमल सही है, वो मैंने बता कर भी देखो ml में ही लिख दिया, ये अपॉन 1000 होना चाहिए ना, ये देखो अपॉन 1000। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, देखो मैं गलती कर रहा हूँ, सही है ये देखो 1000 में खुद ही भूल गया, जबकि इतनी बार आपको बताया। देखो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 0.126 इंटू 1000 अपॉन 2, तो 126 अपॉन 2 कितना हो गया 63 ग्राम। ठीक, अब देखो 15वां, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद H2SO4, ये कितना 0.84 ग्राम, ये कितना 40 ml n/2, यानी इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी है 1/2। इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो सिंपल सी बात है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट। इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसके ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नॉर्मलिटी क्या होगी एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, एन फैक्टर H2SO4। अब इसकी जरूरत ही नहीं है लिखने की, देखो क्योंकि इस बार सीधे नॉर्मलिटी दी है, तो हाफ इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 40/1000, और ये कितना 0.84 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया 20, ये कट गया, ये भी कट गया 50। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 0.84 इंटू 50 इज इक्वल टू 42 ग्राम। ठीक है,
अब देखो 16 एसिड है प्लस कास्टिक पोटैश है, ठीक है। 0.45 ग्राम एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90। इसको न्यूट्रलाइज किया किससे 20 ml 0.5 m कास्टिक पोटैश। इसका बेसिसिटी पूछा है, ठीक है। बेसिसिटी किसकी होती है भाई एसिड की। कंफ्यूज मत होना, बेसिसिटी बेस की नहीं होती, बेस की क्या बोलोगे एसिडिटी। कास्टिक पोटैश क्या मानोगे KOH। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा 1। तो फिर वही बात भाई, इसके ग्राम इक्विवेलेंट देखो हम ये क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा ये बता रहे हैं इसका इतने इसके साथ कर रहा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे भाई, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसके लिए क्या लिखोगे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इसको क्या लिख दोगे एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो वेट इन ग्राम कितना है इसका 0.45 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 90 अपॉन एन फैक्टर। इसकी बेसिसिटी है मान लो n, इसका एन फैक्टर 1, मोलरिटी 0.5, वॉल्यूम लीटर 20 अपॉन 1000। ये कितना हो गया 20 इंटू 0.5, ये हुआ 10 अपॉन 1000, ये कट गया, ये 1 अपॉन 100, ठीक है। ये कितना हुआ 0.45 अपॉन 90 इंटू n इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। तो n कितना हो गया n फैक्टर ये तो कट ही गया 9 अपॉन 10 इंटू 0.45 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 2। इसका एन फैक्टर बेटा बेसिसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक। अब क्या करें ट्राईवेलेंट मेटल, तो ट्राईवेलेंट मेटल यानी एन फैक्टर कितना हो गया 3, यानी मॉलिक्यूलर वेट मेटल क्लोराइड का पूछ रहा है समझो। जैसे मान लो कोई मेटल MCl3 बनाना है, ठीक है। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट बात करें किसकी मेटल की, केवल मेटल की, तो हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल अपॉन एन फैक्टर ऑफ मेटल, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंट वेट दिया ये किसका दिया मेटल का, ये जो मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा ये किसका निकलेगा मेटल का, अपॉन इसका एन फैक्टर है 3। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल कितना हुआ 32.7 इंटू 3, तो ये 98.1 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मेटल का कितना हो गया 98.1 ग्राम, ठीक। तो अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, MCl3 का कितना होगा 98.1 प्लस 3 इंटू 35.5, तो ये कितना हो गया भाई 35.5 इंटू 3 प्लस 98.1 204.6, ठीक है। ये आइडियल सवाल है नीट के लिए, ठीक। इसमें खास बात क्या थी, पूछा किसका मॉलिक्यूलर वेट था मेटल क्लोराइड था, और दिया किसका था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो आदमी जल्दी में क्या करता है बच्चा इसको टिक कर देता है, ठीक है। अगर ढंग से सवाल नहीं पढ़ेगा जल्दी करने की कोशिश करेगा तो बच्चा इसको टिक कर देगा। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, सवाल ढंग से पढ़ना है, ठीक है।
कोई मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड MOX हो गई। ठीक सर, कोई भी मेटल ऑक्साइड आप MOX क्यों कैसे लिख सकते हो सर? देखो जैसे कि मान लो कोई भी मेटल ऑक्साइड है तो सर Na2O भी होता है, Na2O2 भी होता है, ठीक है समझना, और इवन KO2 भी होता है, ठीक है, और BaO2 भी होता है, और BaO भी होता है। ये सारे के सारे क्या हो गए? मेटल ऑक्साइड। ये मान लो Fe2O3 भी होता है, ठीक है। तो आप MOX लिख के सर आपको क्या लिखना चाहिए? MXOY, क्योंकि देखो हर जगह अलग अलग है सर। सर यहाँ पे देखो X2 है, Y1 है। ये कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने मेटल ऑक्साइड के। यहाँ पर X2 है, Y भी 2 है, यहाँ X1 है, Y2 है, यहाँ पर X1 है, Y2 है, यहाँ पर X1 है, Y भी 1 है। तो आप MOX क्यों लिख रहे हो? आपको ये लिखना चाहिए। देखो बेटा, मैं इसको MOX लिख सकता हूँ कैसे? अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ, तो मेरा X क्या आ जाएगा? हाफ। तो बस हाफ आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। इसमें देखो, इसमें मेरा अगर X1 आएगा तो मुझे पता है कि NaO नाम की कोई चीज नहीं होती, तो Na2O2 हो जाएगी। इसमें मेरा X सीधे सीधे 2 आ जाएगा, इसमें X सीधे सीधे 2 आ जाएगा, इसमें X सीधे सीधे 1 आ जाएगा, और इसमें X क्या आ जाएगा? 3/2। बस। तो दो दो अननोन लेने का क्या मतलब है? तो कोई भी मेटल ऑक्साइड लेनी हो हमेशा MOX लेके सवाल कर दो। अब आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है? कोई भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ठीक, स्टीम ऑफ हाइड्रोजन, स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन लिखा, यानी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा आ रही है, ये एक्सेस में है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर रिडक्शन क्या हुआ? ये अगर 3.15 ग्राम था तो मेटल M कितना मिला? 1.05 ग्राम। तो इसका एटॉमिक वेट पूछ रहा है, एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों हमें निकालने हैं, ठीक है। अब समझो, सिंपल सी बात है कि इसमें ये जो MOX है इसमें मेटल का वेट कितना है? मेटल का वेट है 1.05 ग्राम। इसमें मेटल का वेट कितना है? 0.15 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट कितना है? 3.15 माइनस 1.05 ग्राम, 2.1 ग्राम, ठीक। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी ये सोचो जब ये मेटल ऑक्साइड बना होगा तो क्या हुआ होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही होंगे, ये समझो। यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर होंगे किसके? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन के। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ भाई? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका वेट इन ग्राम कितना है? 1.05 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है। इसका वेट इन ग्राम कितना है? दिया हुआ है 2.1 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन कितना होता है? 8। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1.05 अपॉन 2.1, तो ये हुआ 8.4 अपॉन 2.4। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया मेटल का? लेकिन क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट हम इसका नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें इसका एन फैक्टर पता ही नहीं। फिर से देखो हुआ क्या, कह रहा है कि एक मेटल ऑक्साइड थी MOX, उससे रिड्यूस, उसके बाद हाइड्रोजन से कुछ बना होगा, ये वाटर बना होगा, तो मेटल आया इतना। तो अब खुद सोचो, ये जो MOX है इसमें वेट, ये जो 3.15 ग्राम है, ये वेट किसकी वजह से होगा? मेटल की वजह से वेट होगा, कुछ वेट किसकी वजह से होगा? ऑक्सीजन की वजह से। तो 1.05 ग्राम मेटल बना, और ये देखो स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन लिखा, यानी एक्सेस में, यानी सारा का सारा मेटल इसमें बन गया, कन्वर्ट हो गया, कुछ बचा नहीं, सारा का सारा मेटल इसमें बन गया। तो अगर सारा का सारा मेटल इसमें बन गया, ये 3.15 ग्राम है, तो
ये बचा कितना 1.05 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी हुई 3.15 माइनस 1.05 ग्राम, तो 2.1 ग्राम। ठीक है, अब मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स MOX, तो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब ये MOX कभी तो बना होगा, ठीक है, तो जब बना होगा तो किससे बना होगा, मेटल और ऑक्सीजन से मिलके बना होगा। तो उस समय क्या होगा, मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे किसके, ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट के, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेट कितना है 1.05, इक्विवेलेंट वेट कितना है ये निकालना है, इसका वेट इतना, इक्विवेलेंट वेट ये हो गया बस। ठीक है, अब देखो ये भी यही क्वेश्चन है कि जब मेटल को ऑक्सीजन में 1 किया गया तो वेट 24% से बढ़ गया, यानी अगर इसका वेट 100 ग्राम था तो इसका वेट कितना हो गया 124 ग्राम, यानी इसका वेट कितना होगा 24 ग्राम, यानी 100 ग्राम मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। इक्विवेलेंट वेट पूछा है तो फिर से इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इसका वेट अपॉन ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8, तो ये 3 टाइम्स, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 100/3, 33.33 ग्राम, बस खत्म। चौबीस % से वेट बढ़ जाता है, मैंने मेटल इस वेट इज इंक्रीज बाई 24%, तो 100 था तो इसका वेट 124 हो गया, तो इसके 100 ग्राम इसके 24 ग्राम के साथ करेंगे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये मैंने सही किया है, आंसर बेटा गलत है इसका, यही सही तरीका है। अब देखो वॉल्यूम वाले सवाल 20 C4H10 है प्लस O2, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का आपको बोला था ऐसे लिखना है 4CO2 प्लस 5H2O। ठीक है, अब ये ब्यूटेन, अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर कितनी हो गई 8 और 5 13, ये कितनी हो गई 13/2, ये गैसियस ये गैसियस ये गैसियस, अब ये पता नहीं गैसियस है कि नहीं, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए अगर ये 10 लीटर पूरा रिएक्ट कर जाए, तो सिंपल सी बात है कि गिवन और आस्क कर लो, गिवन इधर इधर आस्क्ड, तो भाई 1 लीटर C4H10 को क्या चाहिए 7.5 लीटर O2। ठीक है, तो 10 लीटर C4H10 को क्या चाहिए 7.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 75 लीटर O2। ये आंसर क्यों नहीं आ रहा बैलेंसिंग में, नहीं ये 65 हुआ ना, एक मिनट, ये 13/2 6.5 हुआ, सॉरी ये 6.5, तो ये कितना हुआ 65 लीटर O2। 21 C3H2 प्लस O2, 3CO2 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर, ऑक्सीजन गिनो 4 और 6 10, यानी 5 O2। ठीक, अब पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर, यानी किस पर पूछ रहा है STP पर। ठीक है, STP पे पूछ रहा है इसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक, ये 1 लीटर कंप्लीटली बर्न हो जाए। ठीक, अंडर द सेम कंडीशन, तो सिंपल सी बात है कि भाई गिवन आस्क्ड सेम कंडीशन है, तो ये टेम्परेचर ये कुछ ना देता, केवल सेम कंडीशन बोलता, तो भी हम यही करते कि भाई 1 लीटर C3H8 रिएक्ट करेगी किसके साथ 5 लीटर O2 के साथ।
ठीक है, तो बस, तो ये 5 लीटर हो तो चाहिए, खत्म, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 22, एक हाइड्रोकार्बन है, XCO2 YH2O, ये कितना हो जाएगा x + y/4। ठीक है, कह रहा है इसका 30 ml को इसके 90 ml चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये इतना रिएक्ट करेगा और फाइनल ये कितना मिलेगा, CO2 कितना मिल रहा है 60 ml। तो सिंपल सी बात है, पहले देखो इससे x और y निकालना हमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है कि 1 ml CSCXHY रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक रिएक्ट सॉरी दिएगा कितना 60 ml CO2 देगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, रुको, इधर रखूंगा गिवन, इधर आस्क्ड। ठीक, तो गिवन क्या भाई, इसका 1 ml इसके कितने ml देगा, x ml CO2 देगा, है कि नहीं। तो इसका 30 ml कितने देगा, x × 30 ml CO2, और वो दिया हुआ है वो है कितना 60 ml। देखो x कितना हो गया 2। अब y निकालना है, अब खुद देखो 1 ml CXHY रिएक्ट करेगा किसके साथ, x + y/4 ml O2 के साथ। तो 30 ml रिएक्ट करेगा किसके साथ, x लिख दो 2 + y/4, 2 + y/4 × 30 के साथ, तो कितने O2 आएगा 90, ये काटो, ये हुआ 3। ठीक, तो 2 + y/4 = 3, तो y/4 = 1, तो y = 4, तो x2 y4, तो ये क्या हो जाएगा C2H4। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें ऐसे ही करते हैं, ये दे देते हैं कि इसके साथ इतना और इतना रिएक्ट करेगा और इतना बनेगा, तो ये इस तरह से कर लो। ठीक, ठीक है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, यानी इनिशियल मोल देखेंगे हम तो 10 ग्राम मतलब 10/2, कितने हो गए 5। ठीक है, 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64/32 2। इनिशियल ये कितना था 5 मोल्स, ये कितना था 2 मोल्स। आसान लगे इसलिए यहाँ पर 2 कर लो, ऐसे कर लो, बैलेंस कैसे भी बैलेंस कर लो, लिमिटिंग रीजन का सवाल है। तो फिर वही बात, इसके 2 मोल जब रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल चाहिए, यानी इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका आधा मोल चाहिए, तो 5 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 5/2 चाहिए, लेकिन 5/2 से कम है, यानी ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब इन दोनों में देखो भाई, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 2 मोल बनता है, ये 2 मोल रिएक्ट करेगा, सॉरी इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 4 मोल रिएक्ट करेंगे, लेकिन 4 से ज़्यादा है, यानी ये एक्सेस में है। तो रिएक्ट कितना होगा, जो लिमिटिंग है वो पूरा। अभी 1 रिएक्ट करता है तो ये 2 रिएक्ट करता है, ये 2 रिएक्ट करता है तो कितना रिएक्ट करता है 4। तो फाइनल कितना बनेगा, ये 1 मोल, ये 0। ठीक, ये 1 रिएक्ट करता है तो ये 2 बनता है, तो ये 2 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा 4 मोल, बस। ठीक, ये दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है ये तो,
भाई कह रहा है कि अगर 2 किलो नाइट्रोजन रिएक्ट करे किसके साथ, 1 किलो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इसका 2 किलो इसका 1 किलो, तो वेट में तो करना ही नहीं है, क्या निकालो सीधे, तो मोल्स। तो मोल्स क्या होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 28, तो 2000 अपॉन 28, ये वो 71.4 मोल्स, 42 मोल्स। ये 1 kg यानी 1000 अपॉन 2, ये कितने हुए, 500 मोल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये लिमिटिंग हो गया। कैसे भाई, एक रिएक्ट करता तो 3 रिएक्ट करता है, अगर ये 71.42 रिएक्ट करता है, इसका 3 गुना 214, तो 214 से ज्यादा है, यानी ये एक्सेस हो गया। ये कितना रिएक्ट करेगा, 71.42, तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 71.42 इंटू 3, 214.28, तो फाइनल ये खत्म। ये कितना बचेगा, 285.7। ठीक, ये एक रिएक्ट करता है तो ये 2 बनता है, तो इतना रिएक्ट करेगा तो ये अमोनिया कितना बनेगा, 7.42 इंटू 2 मोल्स। ठीक है, पूछा क्या, वेट पूछा होगा, वेट पूछा है, तो वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू इसके मोल्स इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। टू 2428.28 ग्राम, 2.24828 ग्राम। ठीक है, 25वां में करा चुका हूं, 25वां में करा चुका हूं ऑलरेडी। 26वां देखो, चलिए सब कब कराया आपने, जब डीपीपी 2 कराई थी, उसके साथ मैंने इसके 5-6 जो सबसे टफ सवाल थे वो उसी समय करा दिए थे। ये देखिए 26 वाला, कह रहा है कि अगर इसके 5 मोल हैं, इसके 6 मोल हैं, तो बताओ कौन कितना क्या बनेगा। तो भाई चलो देख लेते हैं। अब पहली बात तो इसकी बैलेंसिंग 2 और 4 करके दी है, ठीक है। अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये 4 रिएक्ट करता है, यानी 1 रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करना चाहिए, 2, यानी ये 5 रिएक्ट करेगा तो कितना करना चाहिए, 10, लेकिन 10 से कम है, यानी ये क्या हो गया, लिमिटिंग। अब ये 4 रिएक्ट करता है तो ये 2 रिएक्ट करता है, 2 रिएक्ट करता है तो 1 रिएक्ट करता है, 1 रिएक्ट करता है तो आधा रिएक्ट करता है, तो 6 रिएक्ट करता है तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 3, 3 से ज्यादा है, यानी ये एक्सेस हो गया। तो रिएक्टेड ये 3 और ये तो पूरा पूरा करेगा, तो फाइनली कितना बचेगा, ये 2, ये 0। ये 2 रिएक्ट करता है तो ये 3 बनेगा, 1 रिएक्ट करता है तो 3/2, और 2 रिएक्ट करता है तो 3/2 इंटू 2, 2 रिएक्ट करता है तो 5 बनेगा, 1 रिएक्ट करता है तो कितना बनेगा, 5/2, और 2 रिएक्ट करेगा तो ये कितने बनेंगे, 3 मोल्स, ये कितने बनेंगे, 5 मोल्स, और ये बचेगा कितना फाइनल, 2 मोल्स। ठीक है, तो देख लेना क्या पूछा था क्वेश्चन में। ट्वेंटी 27 में करा चुका हूं, 28 देखो, अब BaCl2 प्लस H2SO4 पूछ रहा कितना BaSO4 बनेगा, तो बैलेंस है ही, ठीक है। तो ये 1 मोल है, ये 0.5 है, तो सीधे सीधे ये लिमिटिंग हो गया, ये कम है,
भाई इसका एक इसके एक के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका 0.5 इसके 0.5 के साथ रिएक्ट करेगा, ये 0.5 से ज्यादा है, तो ये हुआ इनिशियल, फिर रिएक्टेड ये 0.5, ये 0, तो फाइनल कितना होगा, ये 0, ये 0.5 रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना 0.5, और ये बनेगा कितना 0.5 मोल। तो बस BaCl2 Na3PO4, ठीक है, ये बनेगा प्लस NaCl, ठीक, इसका 0.5 मोल, इसका 0.2 मोल, तो मैक्सिमम ये कितना बनेगा, ये पूछा गया है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, इसके 3 मोल इसके 2 मोल इसके 3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसका 1 मोल इसके 3/2 के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 0.2 इसके 3/2 इंटू 0.2 यानी 0.3 के साथ रिएक्ट करेगा। बोलो भाई है कि नहीं, यानी ये क्या हो गया लिमिटिंग, ये क्या हो गया एक्सेस, ठीक है ना, खुद ही देख लो। इसके बाद फाइनली ये बचेगा कितना 0.2, ये पूरी तरह खत्म, ये 3 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 बनेगा, ये 1 रिएक्ट करेगा तो 1/3 बनेगा, 0.2 रिएक्ट करेगा तो ये 0.2/3, तो 0.0667। थर्टी वन देखो, 30 भी करा चुका हूं। ठीक है, अब ये है तो ये कितना बनेगा, इसका 1 मोल इसके 1 के साथ रिएक्ट करेगा, ये इनिशियल है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा, ये कम है, इसका 1 इसके 1 के साथ करेगा, ये लिमिटिंग हो गया, तो ये भी कितना रिएक्ट करेगा ये, तो फाइनल कितना बचेगा, ये हो गया क्या रिएक्टेड, तो फाइनल बचा 11.2, ये बचा 0, ये कितना बचा 11.2 इंटू 2 22.4, (32) में करा चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो नीट का भी क्वेश्चन है, नहीं नीट का नहीं है, 32 33 देखो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या रहेगा CO2 प्लस वाटर, ठीक। बैलेंस कर लो इधर, 2 2 4, ठीक है। तो इसका 20 ml यूज किया गया, इसके 50 ml इनिशियल, तो बताओ रिएक्ट कितना करेगा, इसका 1 इसके 2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 20 ml किसके साथ रिएक्ट करेगा 40 ml के साथ, तो ये देखो कम पड़ रहा है लिमिटिंग, ये ज्यादा हो गया तो ये एक्सेस है। खुद सोचो, इसका 2 इसके 1 के साथ करता है, तो इसका 1 इसके आधे के साथ करेगा, तो 50 किसके साथ करेगा, हाफ इंटू 50 25 के साथ, लेकिन उससे कम है, तो फाइनल कितना हुआ ये 0,
ये कितना हुआ 10 ml। ठीक है, अब देखो एक रिएक्ट करता तो एक बनता है, 20 रिएक्ट करेगा तो ये 20 बनेगा। अब देखो कह रहा है कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, यानी ये लिक्विड है, तो इसका वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, निगलेक्टेड। गैस के आगे लिक्विड का और सॉलिड का वॉल्यूम निगलेक्ट कर देते हैं। अब पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट कितनी होगी भाई, ये बची और ये बचा, ये खत्म, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 10 + 20 = 30 ml। इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। थर्टी टू भी मैं करा चुका हूं, 33 कराया था सॉरी, अभी 34 देखो भाई। ये भी हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, ये हो गया क्या, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब कह रहे इसमें ये 30 लीटर लिया और ये 30 लीटर लिया, ठीक, और प्रोडक्ट कितना बना 50% ऑफ एक्सपेक्टेड, 50% ऑफ एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम करते हैं, तो पहले हम देखते हैं नॉर्मली कितना बनेगा, फिर उसके हिसाब से उसको आधा आधा कर देंगे। ठीक है, तो देखो इनिशियल, अब इसका एक इसके 3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये 30 है तो ये 90 होना चाहिए था, लेकिन ये 90 नहीं, कम है, यानी ये क्या हो गया, लिमिटिंग। ठीक, अब कुछ सोचो इसका 3 इसके 1 के साथ करता है, इसका 1 इसके 1/3 के साथ करेगा, तो इसका 30 इसके किसके साथ करेगा, 10 के साथ रिएक्टेड, तो ये 10 और ये कितना रिएक्ट करना चाहिए था 30, लेकिन क्या कह रहा है 50% रिएक्ट किया तो हाफ करो, क्योंकि 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना, यानी रिएक्ट ही कितना करा 50%, तो फाइनली कितना बचा ये 30 - 5 25 लीटर, 30 - 15 तो 15 लीटर। अब ये एक रिएक्ट करता है तो ये 2 बनता है, तो 5 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा 10, तो बस, तो फाइनल प्रोडक्ट कितना हुआ 25 लीटर इंटू 15 लीटर H2, 10 लीटर अमोनिया। ठीक, अब देखो कह रहा 50 ml ऑफ AgNO3, इसकी बनेगी प्रेसिपिटेट, इसका वेट पूछ रहा है, ये कितना था 50 ml ऑफ 16.9 और इसका था 50 ml ऑफ 5.8%। ठीक है, अब ये भी देखिए CBSE का आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब देखो 50 ml 16.9 क्या हुआ कि भाई पहली बात 50 ml का मतलब हम क्या 50 ml में जो 16.9% वेट है वो किसका है, AgNO3 का है, तो हमें सिंपली इसमें क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा भाई, डेंसिटी क्या होती है समझना, वेट अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इसकी डेंसिटी दी नहीं है, हमें वेट चाहिए, तो अब वेट कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, वेट कैसे निकालोगे, तो डेंसिटी इसकी 1 माननी पड़ेगी, 1 किसकी होती है, वाटर की, तो क्या बोलोगे 50 ग्राम सोल्यूशन है, तो भाई परसेंटेज वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज वेट कितना है 16.9, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट का कितना 50 × 100, ये 2 टाइम्स हो गया,
तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 16.9/2 इज इक्वल टू 8.45 ग्राम। इसी तरह इसमें 5.8 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 50 इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 2.9 ग्राम। ठीक है, तो इसको फिर से रुको लिख लेते हैं। तो मोल्स कितने हो गए, रुको, मोल्स ऑफ AgNO3, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, रुको निकालते हैं। वन 169.87। अब इसके मोल्स कितने हो गए 2.9 अपॉन इसका कितना होता 58.5। (8.45) डिवाइडेड बाई 169.87। इसके मोल्स हो गए 0.0497। इसके मोल्स कितने हो गए सर, ये तो बहुत कैलकुलेटिव है। हाँ, एग्जाम में ऐसा आ सकता है बेटा, नॉर्मली तो ऐसा मेडिकल में ही आ सकता है, जेई में ऐसा नहीं आता। 0.0057। ठीक, तो अब भाई रिएक्शन लिखते हैं। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो AgNO3 के कितने मोल्स हैं 0.0497 ग्राम। NaCl के कितने हैं 0.04957। ठीक, ठीक है, ये क्या हो गया वेट। तो भाई रिएक्ट कौन करेगा, जो कम होगा ये रिएक्ट करेगा, ये लिमिटिंग हो जाएगा। एक रिएक्ट करेगा, ये सॉरी ग्राम नहीं, ये मोल्स हैं। ठीक है, तो ये इतने मोल्स हैं, इसका एक मोल, इसका एक मोल देना चाहिए। AgCl के मोल्स कितने बनेंगे तो वेट इन ग्राम बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू AgCl का मॉलिक्यूलर वेट। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 108। ये क्या तरीका है 108 प्लस 35.5 143.5। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया यार ये तो। 4957 एक गलत किया, रुको मैंने 143.5 इंटू 0.04957 7.11 ग्राम। बहुत ही फालतू सवाल था यार ये, इसमें जितना टाइम लगा सारा कैलकुलेशन में लगा। 7.11 आंसर हो जाएगा ए। देखिए आंसर भी सही आया कि नहीं। हाँ, ए आ गया। बहुत बेकार सवाल था। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल भी सेम टू सेम है, अब वो मैं नहीं करा रहा, वो खुद से कर लो। 37 वाला देखो, परसेंटेज प्योरिटी वाला सवाल। तो नॉर्मली देखो क्या कह रहा है, एक सैंपल दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का 2.5 ग्राम का है। इसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है प्लस इम्प्योरिटीज है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट है प्लस इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है। ये गलत लिख रहा हूं, तो सोडियम कार्बोनेट है, क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इम्प्योरिटीज। तो जब
इसको स्ट्रांगली हीट किया, ठीक है, तो क्या बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक ठीक। अब ये 2.5 ग्राम नहीं है, इस 2.5 ग्राम में x ग्राम क्या होगा, NaHCO3, तो इम्प्योरिटीज कितनी होंगी 2.5 माइनस x ग्राम, तो मान लो ये x ग्राम था, तो इसके मोल्स कितने हुए, x अपॉन सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट कितना होगा भाई NaHCO3, तो सोडियम का 23 प्लस 1 प्लस 60 84, ठीक, ये क्या होगा इसके मोल्स, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि इसकी क्या कह रहा है, CO2 दे रहा है, ठीक है, 1 ATM पर 300 केल्विन पर 300 ml CO2 दे रहा है, तो हमें पहले तो इससे मोल्स निकालो। तो अब पहली बात तो ये, अच्छा हमारे हिसाब से इसके कितने मोल्स बनने चाहिए, इसके 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 बनेगा, तो इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसके आधे बनने चाहिए, तो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना होना चाहिए, हाफ इंटू x अपॉन 84, ठीक। अब बताओ इसके हिसाब से लगाओ मोल्स, तो PV इक्वल टू nRT, तो प्रेशर कितना है 1 ATM, वॉल्यूम मोल्स RT, ये कटा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इतने, ठीक है। nRT, ठीक, तो मोल्स इतने हो गए, हमारे हिसाब से मोल्स इतने होने चाहिए, तो देयरफॉर x अपॉन 84 इज इक्वल टू 1 अपॉन 82.1, x कितना हो गया 84 अपॉन 82.1, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसको कैलकुलेट करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, इन कुछ बच्चों के लिए मुझे करना पड़ेगा, वरना वो सोचेंगे ये कैसे, ये हो गया 1.024, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम मान लो, तो बस जो 2.5 ग्राम का NaHCO3 का सैंपल है उसमें 1 ग्राम क्या है NaHCO3 और 1.5 ग्राम क्या है इम्प्योरिटीज, बस। तो परसेंटेज कितना हुआ NaHCO3 का, वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, 40%, ठीक है। इसमें 40.9 दिया है, अगर हम इसको एग्जैक्टली लिख लेंगे तो ये 40.9 आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया भाई 40.9, ठीक। देखो लास्ट क्वेश्चन 38, फिर से वही बात, एक सैंपल है इसमें क्या है 20 ग्राम है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है x ग्राम मान लो, तो इम्प्योरिटीज कितनी हो जाएंगी भाई 20 माइनस x ग्राम, ठीक है। अब देखो ठीक, ये है, तो भाई इसका वेट कितना हो जाएगा, मोल्स कितने हो जाएंगे, फिर से वही बात, अपॉन मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट, मैग्नीशियम का वेट कितना होता था 24 दिया मैग्नीशियम का वेट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, वैसे 24 होना चाहिए लेकिन चेक कर लेता हूँ,
24 अपॉन कार्बोनेट का 60 तो 84। ठीक, तो ये देखो, तो अगर ये बैलेंस है तो एक रिएक्ट करता तो एक बनता है, तो हमारे हिसाब से x अपॉन 84 मोल्स CO2 शुड बी फॉर्म्ड। इसका एक देता है तो x का x अपॉन 84, इसका x अपॉन 84 देगा। ठीक है, अच्छा इस बार दे दिया ये 8 ग्राम बनता है, तो CO2 नहीं दिया है, तो ये 8 ग्राम यानी इसके मोल्स कितने होंगे, 8 अपॉन 24 प्लस 60 40, तो कितने होंगे 1/5 0.2। लेकिन x/4 MgO बनना चाहिए x/84, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है वो 0.2, क्योंकि इसका एक रिएक्ट करता तो एक बनता है, x/84 रिएक्ट करेगा तो x/84 बनना चाहिए, लेकिन है कितना 0.2। x अपॉन 84 इज इक्वल टू 0.2, x इज इक्वल टू 0.84 इंटू 2, तो 1.68 ग्राम। तो बस विथ परसेंटेज ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू उसका वेट अपॉन टोटल वेट। नहीं 16.8 हुआ, नहीं 1.68 हुआ, रुको ये मैंने गलत लिखा, ये 0.2 था, तो ये 16.8 हो जाएगा, तो ये हुआ 16.8 अपॉन 20 इंटू 100, ये अप्रोक्सीमेटली 75 हो गया, 75 नहीं 84 हो जाएगा। रुको कैलकुलेट करते हैं, 84 हो जाएगा, बस ये कैलकुलेट कर लो। तो ये आपकी ये डीपीपी फिनिश हो गई। बहुत ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियरली बता रहा हूं, अभी मैं एडवांस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं आया हूं। बाकी जो चैप्टर्स होते हैं उसमें मैं एडवांस मोर और लेस थोड़ा थोड़ा करा देता हूं साथ। प्रिसाइसली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं इस पूरे चैप्टर में मोल कंसेप्ट में, उसमें एक भी क्वेश्चन एडवांस के लेवल का नहीं है, ये आप जान लीजिए। एक भी क्वेश्चन एडवांस के लेवल का इसमें नहीं है। एडवांस के लेवल के क्वेश्चन अलग होते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो अभी मैं कराऊंगा भी नहीं। इसके एडवांस के क्वेश्चन जब आप और मैच्योर हो जाएंगे, जब फिजिकल आदि से ज़्यादा खत्म हो जाएगी, तब मैं उसके क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है ना। दिस फिनिशेस, तो अच्छे से टेस्ट दीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू। देखिए क्या मोल कंसेप्ट भी हमारा खत्म हो गया? नहीं, अभी एक टॉपिक बचा है, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कब कराओगे सर? वो थोड़ा बाद में कराऊंगा जब आप और मैच्योर हो जाओ। ठीक है, वो अभी मैं छोड़ के रखूंगा क्योंकि उसका कठिन सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे। ये केवल 2 लेक्चर का है वैसे, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये तो 8, 9, 10 का है, और ये मिलाकर 2 लेक्चर लगेंगे। इसके लिए इस पे आप मैच्योर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद रेडॉक्स का पार्ट 1 आपका हो गया है, समझिए रेडॉक्स का पार्ट 1 हो गया है, तो इसका टेस्ट हो जाएगा रेडॉक्स के पार्ट 1 का। इसकी आपको जो डीपीपी है या असाइनमेंट है ये भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक, और इसके बाद रेडॉक्स के पार्ट 1 के बाद मैं सीधे आ जाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक पे। केमिकल बॉन्डिंग में अभी आपके 7-8 लेक्चर बचे हैं, उसमें से 3 लेक्चर में से 1 क्वेश्चन की गारंटी है। 3 लेक्चर हैं, एक टॉपिक है मॉथ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके 3 ही लेक्चर हैं बस, वो 3 लेक्चर में मेंस एडवांस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 लेक्चर में 1 क्वेश्चन की गारंटी है, तो मैं ये आपका कवर करूंगा। अब रेडॉक्स पार्ट 1 के बाद मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, ये 3 लेक्चर करूंगा जिससे फ्लेवर चेंज होता रहे आपका। फ्लेवर चेंज नहीं होता तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो मैं इस पे आ जाऊंगा एमओटी पे। अच्छा, एमओटी में जो 3 लेक्चर हैं, तो ध्यान रखना, पहला लेक्चर टफ लगेगा आपको, दूसरा लेक्चर बहुत टफ लगेगा,
और तीसरे लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको करा दूंगा ट्रिक। उसके बाद आप ओरली क्वेश्चन करोगे हार्डली इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। तो ये 2 लेक्चर से डरना नहीं, डटे रहना, करते रहना, ठीक है ना। ओरली होगा तीसरा लेक्चर, ओरली। तो पहला लेक्चर टफ है, दूसरा लेक्चर जो है वो बहुत टफ है, और तीसरा लेक्चर जो है वो उसमें मैं ट्रिक से करा दूंगा, ठीक है भाई। एक्स्ट्रा मैं दूंगा इसके साथ, जो दिन मैंने बोले हैं मैं दूंगा। एक ये लेक्चर आएगा, टफ से डरना नहीं, पढ़ते रहना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक दूसरे लेक्चर में मैंने एक गलती की है लास्ट में, तीसरे लेक्चर में भी मैंने ट्रिक में एक गलती की है, ठीक है। मैं बोलूंगा 10, 14, 18, तो 10, 10 बार बार बोलूंगा। वो गलती मैंने आगे चल के सुधार दी है, ठीक है। तो आप लेक्चर देखिएगा, एक गलती की है, कंसेप्चुअल गलती एक की है, वो आगे चल के मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। रेक्टिफाई कर दूंगा तो अपने आप सही हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि सेकेंड लेक्चर में मैं बहुत सारे डायग्राम दूंगा बनाने को आपको, तो उसको बना लीजिएगा, बनाएंगे नहीं तो आपको बहुत समस्या होगी, ठीक है भाई। थैंक यू।